डेट है आज 19 जनवरी 2021। और आज के करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज की तरह लास्ट में करेंगे, करंट अफेयर पर बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये न्यूज़ में ये देखेंगे क्या है। समेरू वोल्केनो इंडोनेशिया में है, ये अभी न्यूज़ में है। ये इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये पढ़ेंगे। जल्लीकट्टू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हु आर द डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़। इनमें इंडिया को भी शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है, तो ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है और इंडिया को क्यों शामिल किया गया है, इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है जी रशियाज एग्जिट मीन्स फॉर द ओपन स्काईज ट्रीटी। रशिया ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी से एग्जिट करने का प्लान बनाया है, तो इसे देखेंगे ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। नेक्स्ट है यूके ने अर्ज किया है चाइना को टू ग्रांट यूएन एक्सेस टू जिनजियांग। ये न्यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, सारा कुछ इसका ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट है G7 समिट, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये पढ़ेंगे। इंडिया होम टू बोथ स्पीसीज ऑफ रेड पांडा। ये रेड पांडा क्यों न्यूज़ में क्या है इसे देखेंगे। और सक्षम लास्ट टॉपिक है जी, सक्षम, इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी क्या है कि भविष्यवाणी की है कि ऐसा कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयज़ में अभी जल्दी सून आ सकता है। मतलब एक बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वर्षा होती है, रेनफॉल होती है जी, इसलिए ये न्यूज़ में है। डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि स्नोफॉल भी होता है और रेंस भी होती है जम्मू कश्मीर के इलाके में और कुछ नदर्न जो एरियाज़ हैं इंडिया के, उन एरियाज़ में। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि जी आपने देखा होगा ये आपके अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, दोनों साइड में, नॉर्थ एंड साउथ में इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और इससे आगे सब ट्रॉपिकल जोन होता है 35 डिग्री तक। उससे आगे ये टेम्परेट जोन होता है 66 डिग्री तक। और फिर आपका पोलर जोन दोनों साइड। और जो 35 डिग्री से ये बियॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं या टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जनरेट होता है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन में होता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं। और ये मेडिटेरियन सी है जो उसमें जनरेट होता है। एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जो क्या होता है कि बारिश लेके आता है अपने साथ, और स्नोफॉल भी होता है और फॉग भी हो सकता है इसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें। ये देखो जी आपका ये है वर्ल्ड मैप, ये यहाँ पे अपना हिंदुस्तान, और ये जी मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में क्या है, जब आप देखो ये वेस्टर्लीज विंड होती है, मतलब वेस्टर्न साइड से आ रही होती हैं इंडिया की तरफ, ये वेस्टर्ली विंडीज। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो क्या है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड को जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही होती हैं ये क्या है, अर्थ है। अर्थ से ये पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है। इसके 8-9-10 किलोमीटर पे जब क्लाउड बनता है, मान लो 3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे ऊपर, तो इस क्लाउड को यहाँ पे जो विंड चल रही होती है वेस्टर्ली विंड, उनको ही बोलते हैं जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। तो इनके साथ क्या है, ये ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है इनका, मतलब पूर्व की तरफ आ रही होती है, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो इनके साथ ये जो क्लाउड फॉर्म होता है वेस्टर्न इस मेडिटेरेनियन सी में की वजह से, लो प्रेशर की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो ये वेस्टर्ली विंड के साथ आता है। आप इस डायग्राम में समझिए इसे अच्छे से। ये देखिए जी, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ये प्रेशर बेल्ट है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होता है ये अर्थ पे। ये जो इक्वेटर होता है यहाँ पे, इस पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसे, दोनों साइड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 30 से 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री, उससे मान लो 60 डिग्री पे इसे बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर जोन। और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन पोलर एरियाज पे दोनों साइड। तो क्या होता है इस विंटर टाइम में, क्या होता है विंटर टाइम में जब सर्दियाँ आती हैं तो जो सन होता है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये लाइन पता है ना, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं इसे, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इसे बोलते हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदन साइड में, नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो विंटर जब होती है तो सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो अभी सन कहाँ पे है? साउथ की तरफ, इक्वेटर से साउथ की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। तो जब यहाँ पे सन होगा, गर्मी यहाँ पे होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस मैप पे समझिए आप, ये देखो, ये मान लो आपका इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर जाता है आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर पे, एक सेकंड में इसे देखो मिटा, अरे ये मिटेगा नहीं ये। यहाँ पे क्या है, ये आपका इक्वेटर है। तो अभी सन यहाँ पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास। तो यहाँ पे गर्मी होगी, और जब ये नॉर्दर्न साइड में क्या है, अभी विंटर सीजन है। तो जब क्या यहाँ पे जब गर्मी होगी, तो ये इस एरिया में जो लैंड एरिया है उसमें तो क्या है, प्रेशर हाई होगा, लेकिन जो वाटर होता है आपको पता है जल्दी गर्म होता है, मतलब देर में गर्म होता है, स्लोली ग्रेजुअली क्या है, कूल होता है, और ग्रेजुअली वार्म होता है, गर्म होता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बनता है, इस टाइम पे लो प्रेशर बनता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे देखो, ऐसे लो प्रेशर की वजह से क्या है, जो मॉइस्चर होता है, जो ओशियंस, ये समुद्र है, सी है, मेडिटेरेनियन सी, ओशियंस विंड के सारे एयर करंट के थ्रू क्या है, वो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है उसका, ऊपर की साइड। तो इससे क्या है, कंडेंसेशन होता है। जब ये सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब सेचुरेशन पॉइंट होता है जी, जब टेम्परेचर मान लो जितना, मान लो विंड यहाँ पे वार्म थी, और ऊपर जितनी उसकी कैपेसिटी थी विंड की, वार्म की, जितना वो मॉइस्चर क्या है कि एब्जॉर्व कर सकती थी, उतना उसने मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया। तो उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उस टेम्परेचर में क्या है कि उस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन क्रिया होती है, संघनन बोलते हैं जिसे, यानी कि वापर जो वाटर वेपर है, वो क्या है, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है, और ये क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब क्लाउड बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली विंड चल रही होती है, वेस्टर्ली विंड। ये इस मैप पे देखिए आप, ये सब पोलर जोन से, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो जी, हाँ, इस मैप पे देखिए, यहाँ पे ये इधर साइड जा रही है ना विंड, ये आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जो उससे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर जोन पे जा रही होती हैं, क्योंकि विंड तो हाई प्रेशर से, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है उससे लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना। तो यहाँ नदर्न साइड में हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है विंड, ये वेस्टर्ली विंड बोलते हैं इन्हें। तो ये विंड लेके आती हैं इंडिया पे, लेके आते हैं, जो ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होता है। और ये क्लाउड जब विंड लेके आती हैं, तो यहाँ पे हिमालयाज है, आपको पता है हिमालयाज बहुत ऊंचा है, लगभग 5 या 6 किलोमीटर ऊंचा है, और जो एवरेस्ट है वो तो 8 किलोमीटर ऊंची है, आपको पता है उसकी हाइट। तो जब इस पर टकराता है, तो यह एक टकराने से क्या है, यहाँ पे बारिश होती है फिर। और जब ऐसे क्लाउड टकराता है ना किसी माउंटेन से, क्लाउड टकराएगा विंड सिस्टम, विंड के साथ, तो यहाँ पे बारिश होगी, समझे, यहाँ पे रेनफॉल होगा। इस इफ़ेक्ट को जब टकराने को, इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट। ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होगी, तो वो भी आपको यही बताना है। जब क्या है, माउंटेन के टकराने की वजह से जब बारिश होती है विंड का, तो वो ओरोग्राफिक इफेक्ट से होती है, उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अब आपको समझ आ गया होगा सारा। अब इसमें और क्या है, देखो जी, जो ये डिस्टर्बेंस है, क्यों इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न की साइड से आ रही होती है ना, पश्चिम की तरफ से आ रही होती है वेस्टर्न साइड से, और ईस्टर्न साइड पे मूव कर रही होती है, ईस्टर्न पूर्व दिशा में जा रही होती है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। ये क्या है, जो हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, वो लेके आती है इसे वेस्ट टू ईस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रिड्यूस्ड एयर प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर होता है। और क्या होता है इसमें, इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया से बियॉन्ड होता है टेम्परेट जोन में, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं। लो प्रेशर सिस्टम होता है, वही जो मैंने बताया आपको, आउटसाइड द ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और क्या है इसमें, जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से,
रेनफॉल भी होती है, स्नोफॉल भी होती है, मतलब जो बर्फ़ पड़ती है जी विंटर सिस्टम में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ती है, रेनफॉल होता है। और पाकिस्तान में भी स्नो होती है इसकी वजह से। और क्या है, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी से क्या है, मॉइस्चर आता है, क्लाउड फॉर्मेशन, और यहाँ पे आके बारिश करता है। दूसरा, ये जो विंटर और प्री मानसून सीज़न होता है हमारा, मतलब दिसंबर से लेके आपका जो मार्च तक का सीज़न है, मार्च का सीज़न, कि मार्च का सीज़न क्या है, मार्च अप्रैल का सीज़न क्या है, तब तक ये बारिश होती है इससे। और जो मार्च अप्रैल का सीज़न होता है हमारा, वो प्री मानसून सीज़न बोलते हैं उसे। क्यों? क्योंकि जून जुलाई के लगभग तो मानसून आ जाता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, तो इंडिया में वो बारिश करता है, रेनफॉल होता है उसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो इस टाइम पे बारिश होती है मार्च और अप्रैल में, दिसंबर से लेके, तो इसको प्री मानसून भी बोला जाता है। तो प्री मानसून सीज़न में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, रेनफॉल लेके आता है इंडिया में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और इंडिया में कौन कौन से पार्ट में होती है, ये नॉर्दर्न साइड में होती है। और कौन सी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है ये रबी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है जी। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रोन होती है, जो भी फार्मर जो क्रॉप है ग्रोन करते हैं, उगाते हैं, उस क्रॉप को रबी की फसल बोलते हैं, रबी क्रॉप, जो विंटर सीजन में होती है। जैसे विंटर में क्या क्या बोया जाता है, जैसे वीट उगाया जाता है, गेहूँ, आपका बारले, जौ उगाया जाता है, या फिर मस्टर्ड, सरसों, विंटर पीरियड में होती हैं ये। तो इन्हें रबी की फसल बोला जाता है, रबी क्रॉप। और जो मानसून सीजन में होती है वो तो उसे बोला जाता है खरीफ की क्रॉप, ये आपने पढ़ा होगा। और जायद क्रॉप होती है जी एक तीसरे टाइप की, जो मार्च अप्रैल मई में बोई जाती है, उसे जायद क्रॉप बोलते हैं। अब ये इंडिया के कौन कौन से पार्ट में बारिश करता है, ये देखो जी, आपके ये वाले पार्ट हैं जी, आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और आपके ये उत्तराखंड के पार्ट में, कुछ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और आपका ये जम्मू कश्मीर, ये इतने सारे पार्ट में ये करता है, विंटर में रेनफॉल होती है इतने सारे पार्ट में। तो इसमें इतना ही था, जिसमें यहीं पे ये लिखा है। अब इसके क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। एक तो ये बारिश करता है, ठीक है, रबी क्रॉप के लिए ये क्या है, यूजफुल होता है, लेकिन इसके जो एक्सट्रीम वेदर सिस्टम भी क्रिएट करता है, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ये फ्लड आ सकती है इसकी वजह से, बाढ़, या फिर फ्लैश फ्लड, वही बाढ़ है जी, अचानक से फ्लड आ जाए। लैंडस्लाइड आपको भूस्खलन बोलते हैं हिंदी में। डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ओले पड़ सकते हैं, कोल्ड वेव्स चल सकती हैं, जिसकी वजह से लोग भी मर जाते हैं, बहुत सारे ठंड ज़्यादा हो जाती है तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जी, 2013 में एक फ्लड आई थी उत्तराखंड में, 2013 में। उसका एक कारण माना जा रहा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था तो इसकी वजह से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और उसकी वजह से उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से 5000 पीपल मर गए थे उस टाइम पे। तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो अगर आपको मेंस के एग्ज़ाम में मान लो आ जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में लिखने में, और उसे बोला जाए क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो क्रिटिकली एग्जामिन में आप क्या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी बताओगे। पॉजिटिव तो बताओगे कि रबी क्रॉप के लिए वो क्या है, यूजफुल है, लेकिन कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, तो वो आप ये सारे लिखोगे। तो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है जी हमारा सिमेरू वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया। ये सुमेरू वोल्केनो अभी इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है, इसलिए न्यूज़ में। इंडोनेशिया आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में एक कंट्री है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जी, जावा प्रोविंस है उसका, स्टेट है और आइलैंड भी है। तो जावा में इरप्ट हुआ है। और भी वहाँ पे इंडोनेशिया में कई अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे जो वोल्केनो इरप्ट हुए थे। एक था मेरापी, जो ये भी जावा पे था, और एक था सिनाबुंग, ये सुमत्रा आइलैंड है उस पे था। तो ये 3 न्यूज़ में थे, मेरापी, सिनाबोंग और सेमेरू। अब सेमेरू के बारे में थोड़ा और जानते हैं, उससे पहले आपको वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो दिखा देते हैं एक बार। ये जी वोल्केनो, ये देखिए, ये देखो, ये इरप्ट हो रहा है, अर्थ से इरप्ट हो रहा है, और ये ऐसे धुआं सा निकलता है, इसमें आग निकलती है। और क्या है, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे समझते हैं। ये जी अर्थ, आपकी अर्थ के इंटीरियर पार्ट से वोल्केनो को डिफाइन कैसे करोगे आप, द प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कि
लावा का अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से, क्रस्ट से लावा का बाहर निकलना ही क्या है, वोल्केनो कहलाता है। वोल्केनो प्रोसेस बोलते हैं उसे। तो जब लावा निकल के आता है ना, लावा लावा लिक्विड होता है जी, लिक्विड के साथ आता है, लिक्विड फॉर्म में, उसी को लावा बोलते हैं। वो बहुत सारे मिनरल्स के साथ आता है, खनिज पदार्थ लेके आता है, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी आते हैं इसके साथ। तो जब लावा निकलता है तो क्या है, अर्थ पे क्या है, रप्चर हो जाता है, दरार पड़ जाती है। और जब ये निकलेगा तो दरार तो पड़ेगी ना, और फिर क्या है, बाहर ये ऐसे फैल जाता है और शेप ले लेता है। ये शेप ले लेता है, शेप की वजह से, जैसे ये शेप लेता है उस शेप की वजह से इसे 3 कैटेगरी में वोल्केनो को कैटेगराइज करते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, कंपोजिट, सिंडर और एक और होता है आपका। तो ये 3 टाइप्स के वोल्केनो होते हैं। ये सारे वोल्केनो की डिटेल हम एक कभी फिर कोई लेक्चर में आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। बस इतना जान लो वोल्केनो क्या होता है। आपने देख लिया ऐसे इरप्ट करता है ये अर्थ से। और एक इसका रीज़न क्या है, इरप्ट क्यों करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं ना अर्थ सिस्टम में, अर्थ के अंदर, तो उनके मूवमेंट से होता है कि वहाँ पे वार्म ज़्यादा हो जाता है सिस्टम, और उसकी वजह से। और इसका मेन रीज़न है जी टेक्टोनिक एक्टिविटी। अगर आपको पूछे मेंस में लिखना हो तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है अर्थ में, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव मिनरल हैं जो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बाहर लेके आते हैं लावा को। अब सुमेरु को क्या है, द ग्रेट माउंटेन भी बोलते हैं, ग्रेट माउंटेन, क्योंकि ये जावा जो आइलैंड है उस पे हाईएस्ट वोल्केनो है, सबसे ऊंचा वोल्केनो है जावा, जो आपका प्रोविंस है इंडोनेशिया का। ये पिछली बार जब इरप्ट हुआ तो दिसंबर 2019 में इरप्ट हुआ था। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है जी जो निकलते रहते हैं वोल्केनो, ये एक्टिव मतलब वोल्केनो बाहर आते रहते हैं। और एक होता है पैसिव, मतलब उसे काफ़ी दिन हो गए हैं वो इरप्ट नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, उसे पैसिव वोल्केनो बोलते हैं। और एक बोलते हैं जो आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वो क्या होता है, वो मतलब वोल्केनो को उसकी कोई मतलब पता ही नहीं है वो पहले कब हुआ था। को भी बहुत हज़ारों साल पहले वो इरप्ट हुआ करता था, लेकिन अब इरप्शन नहीं होता उसका, वो एक्सटिंक्ट हो गया, उसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। तो ये इंडोनेशिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज हैं। और क्या है ये, क्यों है, क्योंकि ये एरिया ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो समोरा वोल्केनो है इसका इरप्शन का कारण क्या है ये जान लो। इसका एक कारण है जी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना जो, वो सबडक्ट करती है सुंडा प्लेट के नीचे। इसकी वजह से सुंडा प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, जो वर्ल्ड मैप है आपका, जैसे हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो ये एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे एक ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट क्या है, मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, और ये यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो ये प्लेट में बांटे गए हैं। तो ये जो ये पार्ट है ना सुंडा का, ये भी यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये क्या है, सुंडा जो प्लेट है वो, और यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। सुंडा प्लेट के नीचे ये सबडक्ट कर रही है। जैसे मान लो ये प्लेट है, ये आपकी इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये आपकी क्या है, ये है जी आपकी, ये सुंडा प्लेट आपकी, मतलब यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। तो ये सबडक्ट कर रही है नीचे, ये कौन सी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सबडक्ट कर रही है सुंडा प्लेट के नीचे। तो ये सबडक्ट करती रहती है, कितना पता नहीं कितने हज़ारों सालों में, 1 इंच या 1.5 इंच ऐसे ये सबडक्ट करती रहती है। उसकी वजह से जब सबडक्ट करती है तो उसकी वजह से मूवमेंट होती है ना अर्थ में, मूवमेंट की वजह से मिनरल्स बाहर आते हैं और इरप्शन होता है इनका। तो ये इसका मेन कारण ये है जी। और इसकी वजह से यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट भी, ये सुंडा ट्रेंच बना हुआ है, और जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच। ये ट्रेंच क्या है जी, ये ट्रेंच है जी, मान लो ये आपका ओशियंस है। तो ओशियंस के जो सरफेस होते हैं ना, ये ओशियंस के अंदर सरफेस हैं जी आपके ये। तो ये जो डीपेस्ट पार्ट होता है ना ओशियन में, डीपेस्ट सबसे गहरा पार्ट, उसे बोलते हैं ट्रेंच। एक तरह से मान लो वैली बन जाती है, घाटी बन जाती है जी समुद्र में, ओशियंस में। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सरफेस है ये माउंटेन है,
माउंटेन के बीच में एक एरिया होता है उसे वैली बोलते हैं ना, घाटी। ऐसे ही अगर समुद्र में बन रही है ना, ये ओशियंस में बन रही है ऐसे, तो इसको, इस शेप को वैली नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते हैं ट्रेंच। ओशियंस में होती है तो ट्रेंच होती सेम ही है जी। समझ आया? तो अब रिंग ऑफ फायर के बारे में जानते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जी ये आपकी, ये देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, पेन चेंज कर लेते हैं, ये जी आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका चाइना, और यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। तो ये जो सारी ये एरिया है ना, ये इनके बीच का, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, या पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं जी। पैसिफिक बेल्ट या सरकम पोलर बेल्ट भी बोलते हैं, सरकम पोलर बेल्ट। क्यों बोलते हैं इसे रिंग ऑफ फायर? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरप्शन होता है, बहुत सबसे ज़्यादा वोल्केनो वर्ल्ड में इसी एरिया में होते हैं, और अर्थक्वेक भी, भूकंप भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में आते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे। देखो जी, यहाँ लिखा भी है आपका, जो रिंग ऑफ फायर है उसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ऑल्सो रिफर टू एज ए सरकम पैसिफिक बेल्ट। और ये क्या है? पैसिफिक ओशियन के अलोंग ये पूरा कंट्रीब्यूट करती है, और वोल्केनोज और फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये पूरा लिखा है आपका यहाँ पे कि ये पैसिफिक, कोकोज, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नाज़का, नॉर्थ अमेरिकन और फिलीपींस प्लेट के ये बीच में आती है, ये प्लेट है जी आपकी। यहाँ पे नाज़का प्लेट है, ये जी आपकी नाज़का, ये पैसिफिक प्लेट है, और ये कोको प्लेट है यहाँ पे। तो इन प्लेट के बीच में आती है, सारी प्लेट दी हुई है आपको। एक बार आप ये ज़रूर देख लेना कि यहाँ पे नाज़का प्लेट यहाँ पे है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, ये पैसिफिक प्लेट है, ये कोको प्लेट है। ये प्लेट ऐसे हैं जी, बस जो क्या है कि सरफेस है ना, उस सरफेस को डिवाइड कर रखा है कि ये छोटी, ये माइनर प्लेट है, पैसिफिक प्लेट हो गई, ये नाज़का प्लेट हो गई, तो एरिया को डिवाइड कर रखा है, बस ये प्लेट है। इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी जल्लीकट्टू से रिलेटेड। जल्लीकट्टू हर साल न्यूज़ में रहता है और हर ईयर मनाया जाता है। ये पोंगल एक फेस्टिवल होता है जी तमिलनाडु में। पोंगल फेस्टिवल के दौरान ये सेलिब्रेट किया जाता है, जब पोंगल फेस्टिवल होता है। ये स्पोर्ट क्या करते हैं, इसमें बुल टाइमिंग स्पोर्ट है, मतलब जो बैल होता है उसको टाइमिंग का मतलब है जी वश में करना, कंट्रोल में करना। कंट्रोल में करते हैं बुल को कंट्रोल में क्यों करते हैं, मतलब उसे क्या है, वो भागता रहता है बुल, बैल, और उसे कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल करता है उसे प्राइज़ दिया जाता है। और उसके सींगों पे क्या है, चांदी या सोने का सिक्का बांध दिया जाता है बुल के सिक्कों, बुल के सींगों पे। बुल के जो हॉर्न होते हैं ना, सींग, उस पे चांदी सोने का। जो उसे कंट्रोल कर लेता है, टेम कर लेता है, वश में कर लेता है, वो जीत जाता है। अगर नहीं कर पाता है तो जो बुल का मालिक होता है, बैल का मालिक, ओनर, उस ओनर को वो प्राइज़ मिलता है फिर। तो ये पॉपुलर है जी इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु की मदुरई में, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई, डिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट, इन सारी, इस सारी डिस्ट्रिक्ट को मिला के जल्लीकट्टू बेल्ट भी बोलते हैं। ये जनवरी के सेकंड वीक में सेलिब्रेट होता है, और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है पोंगल, उसके दौरान, ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल के। और ये 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन है जी तमिलनाडु में, जो सेलिब्रेट की जाती है बुल। और ये क्या है, जो बुल ओनर होता है उसको, उसके सम्मान में की जाती है, और जो बुल ओनर है उसको पालता है बुल को, बैल को। और क्या है जी, ये एक वॉयलेंट स्पोर्ट है, मतलब एक हिंसात्मक खेल है, जिसमें क्या है, बुल को कंट्रोल किया जाता है। जो सारा मैं बता चुका हूँ, जो अगर बुल को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं तो जो बुल का ओनर होता है बैल का, उसे दिया जाता है प्राइस। इसमें देखो जी ऐसे कुछ कंट्रोल किया जाता है। ये पिक्चर देखो आप, ये जी जल्लीकट्टू की पिक्चर। इसको, जो बैल है ना आपका, ये बुल, इसको ज़्यादा वॉयलेंट किया जा सके, मतलब इसे ज़्यादा गुस्सा आए, क्रोध आ जाए बैल को, इसलिए इसकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती हैं। समझ रहे हो, मिर्च। या फिर इसे पीटा जाता है, बैल को मारा जाता है, बीटिंग की जाती है, बीट किया जाता है इसे, जिससे कि ये ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए, तो ये जब गुस्सा आए और ये भागने लगता है, और इसे कंट्रोल करते हैं, पकड़ते हैं लोग। अगर इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो प्राइज़ मिलता है इनको, अगर नहीं कर पाते, जो बुल का मालिक है बैल का, उसे प्राइज़ मिलता है। ये क्या है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ट्रेडिशन है वहाँ की। इसमें होता क्या है, लोग ऐसा मानते हैं कि
ये स्पोर्ट्स करने से क्या है कि जो कैटल की ब्रीडिंग है, जो बुल की ब्रीडिंग है, नस्ल है, उसको बचाने के लिए ये स्पोर्ट किया जाता है, ताकि जो मेल एनिमल है, मतलब जो बुल है, मतलब जो जितने भी आपके नर एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको बचाया जा सके, ताकि उन्हें सिर्फ वो मीट के लिए, मांस के लिए यूज़ ना हो, उन्हें काट के खाया ना जाए, बल्कि वो प्लो के लिए भी यूज हो। और दूसरा क्या है जी इसमें नेक्स्ट ये जी, ये न्यूज़ में क्यों रहता है, क्योंकि क्या है कि 2007 में 2007 में क्या है, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा, और एक पेटा एनजीओ है, पेटा, इसने दोनों ने मिलके पिटीशन डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जल्लीकट्टू के अगेंस्ट याचिका डाल दी थी कि ये क्या है, जो बुल का स्पोर्ट होता है, इसमें क्या है, बुल पे अत्याचार होता है, उसकी आंखों में मिर्च वगैरह डालती हैं, उसे पीटते हैं, तो उस पर क्या है, वायलेंस होता है, उसके खिलाफ हिंसा होती है उसके खिलाफ। और आपको पता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जो, वो तो एनिमल के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, पशु के कल्याण के लिए काम करता है, मतलब पशुओं को भी बचाए, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, आदमी की तरह ट्रीट किया जाए, उनकी बर्ताव आदमी की तरह किया जाए। और ये जो पेटा है एनजीओ, ये भी क्या है, एनिमल की सर्विस के लिए काम करती है, ताकि एनिमल पे कोई अत्याचार ना हो। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 में बनाया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू? एक एक्ट है जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1960 का एक एक्ट है, उसके थ्रू बनाया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक संस्था। तो इसका जो चेयरमैन होता है जी, वो भी क्या है, वो चूज किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर काम करता है ये बोर्ड। और कब बना था? 1962 में। तो 2007 में पिटीशन डाल दीजिए, आप अपने न्यूज़ पे आते हैं वापस। 2007 में पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा तमिलनाडु ने क्या है, गवर्नमेंट ने 2009 में एक लॉ पास किया और फिर से इसको स्पोर्ट्स को चालू कर दिया। फिर 2011 में यूपी की गवर्नमेंट आई, मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 2011 में इसको फिर बैन कर दिया सेंटर ने। कैसे कि जो बुल था, जो बैल था, उसको उस लिस्ट में डाल दिया जिसमें उस बुल की ट्रेनिंग और एग्जीबिशन दोनों प्रोहिबिटेड हो। मतलब कि अगर इस लिस्ट में मान लो कि आपके कोई भी एनिमल होगा, उस लिस्ट में ना तो किसी पशु को ट्रेनिंग दी जा सकती है और ना ही उसका एग्जीबिशन कराया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस लिस्ट में डाल दिया। दूसरा एक इसने क्या किया जी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फिर इस पे बैन लगा दिया। 2014 में बैन लगा दिया और बैन हो गया। लेकिन 2017 में फिर क्या है, फिर मैसिव प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ तमिलनाडु में इसके खिलाफ कि नहीं, ये क्या है कि स्पोर्ट्स हमारा ट्रेडिशन है, इसे लागू होना चाहिए। तो 15 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला। तो फिर से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या है, ऑर्डिनेंस लेके आई, एक अध्यादेश लेके आई और जल्लीकट्टू को स्टार्ट कर दिया। और जिसने प्रेसिडेंट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए उस कानून पे। उसके बाद क्या है जी, फिर पेटा ने, जो एनजीओ जी एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करती है, फिर स्टेट के ये जो डिसीज़न लिया था, जो जल्लीकट्टू को चालू कर दिया दोबारा, उसको फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और 2018 से ये एक सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस की, जल्लीकट्टू केस की प्ली पड़ी हुई है, पिटीशन पड़ी हुई है और अभी तक पेंडिंग है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है जी हमारी, नेक्स्ट है जी, हु आर द डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़ एंड वाई इज़ इंडिया वन ऑफ देम। अभी डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़ की एक लिस्ट जारी की है जी एक संस्था ने, उसमें 4 कंट्रीज़ को रखा है। डिफ़िकल्ट का मतलब कठोर कंट्री है जी ये। कठोर किसके बेस पे? क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, उनके जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन होता है, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, इसलिए इनको रखा है। कौन कौन सी 4 कंट्री हैं? रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया। इन 4 कंट्रियों को रखा है। इसमें इसलिए रखा है जी क्योंकि देखो उनके राइट का वायलेशन होता है। इस जो ये क्या है इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिपोर्ट जारी की है, वो जी
छदम हाउस, या उसे बोलते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक यूके बेस्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड किंगडम में जी ये इंस्टीट्यूट छदम हाउस, जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये छदम हाउस ने अभी क्या है एक रिपोर्ट पब्लिश की है। जब ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट आप जानते हो ना, ब्रेग्जिट ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना ही ब्रेग्जिट बोला जाता है, ब्रिटेन का एग्जिट होना। तो उसके फ्यूचर पॉलिसी के बारे में, ब्रिटिश की फ्यूचर पॉलिसी है जो क्या होगी ब्रिटेन की, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट जारी की है इसने, जिसे बोला है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, इसी सदम हाउस ने। और अब इंडिया को क्यों किया है इसने करेक्टराइज, उसने बोला है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसकी वजह से इंडिया को रखा है। उसमें कहा है कि इंडिया में जो अभी हिंदू नेशनलिज्म का है जो बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है हिंदू नेशनलिज्म, मतलब हिंदू राष्ट्रवाद, क्योंकि इंडिया में भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, जिसकी वजह से इसने कहा है, छदम हाउस ने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रूल कर रही है, जिसकी वजह से क्या है मुस्लिम के जो राइट हैं, अधिकार हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। और भी अदर जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और इस तरह से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल हैं वो खतरे में आ रहे हैं इंडिया में, जो नेहरू ने स्टार्ट किए थे। ये बोला है जी इसने, आपके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है इसने, और छदम हाउस भी बोला जाता है जिसे। इसलिए बोला है कि इंडिया क्या है, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, सपोर्टर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया क्या है लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल लोकतंत्र स्थापित नहीं करना चाहता, इसके अनिच्छुक है। रिलक्टेंट का मतलब होता है जी अनिच्छुक, मतलब ना चाहता हो जो। इस तरह से इसने ये सारी रिपोर्ट में कहा है कि ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, एक तरह से असम्मान हो रहा है, ये इस रिपोर्ट में कहा है। इसमें यही था जी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज है जी, व्हाट रसियाज एग्जिट मीन्स फॉर ओपन स्काईज ट्रीटी। अभी क्या है, रसिया ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी है जी, एक संधि है ये ओपन स्काई ट्रीटी, उसको लिव कर देगा, छोड़ देगा, लिव करने वाला है। क्यों कहा है, और ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, ये क्या जी 30 कंट्रीज़ के बिटवीन एक अकॉर्ड हुआ था, मतलब एक समझौता हुआ था 30 कंट्रियों के बीच में, कि उनकी क्या है कि वो अनुमति दी, उन्होंने परमिशन दी कि उनकी कंट्री के ऊपर से कोई भी फ्लाइट फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, और क्या है स्पाई कर सकती है, मतलब जासूसी कर सकता है कोई भी कंट्री। ये 30 कंट्री जो भी इस ट्रीटी में थे, वो 30 कंट्री कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर मान लो हवाई जहाज़ चला सकते हैं, फ़्लाइट चला सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, मान लो कुछ टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या आतंकवादी विरोधी एक्टिविटी हो रही है, उनकी जासूसी कर सकते हैं। इसमें ये अनुमति दी गई बिना किसी देश के पूछे हुए। मान लो अमेरिका चाहे, यूएस चाहे रसिया के ऊपर जासूसी करना, तो ये क्या है एक्टिविटीज़ को जासूसी कर सकता है, स्पाई कर सकता है। स्पाई मतलब जासूसी करना जी, SPY, तो कर सकता है बिना रसिया के परमिशन के। तो ये ट्रीटी सबसे पहले प्रपोज्ड की थी 1955 में। किसने, यूएस के प्रेसिडेंट ने, वाइट ये एल्सेनहोवर, वाइट एल्सेनहोवर ने ये प्रपोज की थी 1955 में। लेकिन क्या है, कोल्ड वार की वजह से ये साइन नहीं हुई। कोल्ड वार आपको पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद से यूएस, अमेरिका और यूएसएसआर, रसिया के बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था। और फिर 1992 में ये ट्रीटी साइन हुई जाके। प्रपोज 1955 में की थी, लेकिन साइन जाके हुई 1992 में, 1992 में, जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया। कोल्ड वार जब फिनिश हो गया तब हुई। किस किस के बीच में, नाटो मेंबर के बीच में और वार्सो पैक्ट कंट्रीज़ के बीच में। ये नाटो मेंबर कौन से थे, नाटो जी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अमेरिका ने बनाई थी 1949 में। किस लिए, ताकि यूएस का सामना किया जा सके, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। और वार्सो पैक्ट इसके रिस्पॉन्स में, नाटो के रिस्पॉन्स पे बनाई थी रसिया ने। रसिया को पहले यूएसएसआर बोलते थे, यूएसएसआर। ये बनाई था वार्सो पैक्ट 1955 में रसिया ने। ये नाटो के रिस्पॉन्स में बनाई थी ताकि इसका सामना कर सके। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब ट्रीटी क्या जी, ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में साइन हुई,
और ये फोर्स में कब आई लागू, कभी 2002 से लागू हुए, 2002 से। और इसके जितने भी मेंबर थे जिन साइन किए थे 30 मेंबर ने, उसमें से ये ये किर्गिस्तान है, जो किर्गिस्तान, ये प्लेयर थे कि इसने रेटिफाई नहीं किया था। इसने, किर्गिस्तान ने, रेटिफाई का मतलब है जी साइन करना अलग होता है, मतलब ट्रीटी पर साइन तो कर दिया, रेटिफाई जब माना जाता है जब अपनी पार्लियामेंट में, अपने कंट्री के पार्लियामेंट में उसे पास कर दिया जाए रिजोल्यूशन से उस ट्रीटी को, तो रेटिफाई हो जाता है। लेकिन किर्गिस्तान ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया था। इसके टारगेट क्या थे ओपन स्काई ट्रीटी के? टारगेट यही थे जी, जो मैंने सबसे पहले एक तो आपको बताया कि स्पाई करना। दूसरा क्या है कि आगे कोई एक्सीडेंटल वार ना हो, कि जो जैसे वॉर हुए ना, कोल्ड वार हुआ, उससे पहले फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार, तो कोई वार ना हो, युद्ध ना हो एक दूसरी कंट्री के बीच में, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। दूसरा, इस ट्रीटी के अंदर ये स्पाई मैं बता चुका हूँ, जासूसी करने के लिए कि कोई मान लो किसी कंट्री में कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, लीगल एक्टिविटीज़, उसके लिए स्पाई कर सकता है कोई भी कंट्री बिना उसकी अनुमति के। लेकिन स्पाई करने से पहले, जासूसी करने से पहले उसे 72 घंटे का नोटिस देना पड़ता है, 72 आवर्स का नोटिस देना पड़ता है, तब जाके वो जासूसी कर सकता है। और इसमें क्या दिया है जी, जो भी इंफॉर्मेशन, मान लो किसी की भी ट्रूप्स मूवमेंट की इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज की, मिसाइल डिप्लॉयमेंट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है जब जासूसी करेगा कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे। इसमें क्या है, ये सर्विलेंस करता है, फ्लाइट्स का सर्विलेंस करता है। और जो क्या है, जो होस्ट स्टेट होता है जहाँ पे, मतलब जिस स्टेट में, मान लो जिस कंट्री में, स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री में जिसमें स्पाई कर रहा है, वो क्या है, वो पूरी जर्नी को, वो क्या है कि मान लो जैसे जो भी प्लान क्या है, जैसे मान लो यूएस है जी, यूएस आपका रसिया पे स्पाई कर रहा है, तो जो भी सिस्टम रसिया ने अलाउ कर रखे हैं ना ट्रीटी में, सिर्फ वही क्या है, उन्हीं की इमेजिंग की जा सकती है, वही सिस्टम स्पाई कर सकता है। लेकिन इस ट्रीटी को क्या है, यूएस ने छोड़ दिया था 2020 में, मई 2020 में विदड्रॉ कर लिया था यूएस ने विदड्रॉ क्यों कर लिया था इससे? ये देखो जी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस इट्स इंटेंशन ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम ओएसटी। मई 2020 में विदड्रॉ कर लिया था, मतलब अलग हो गया था इस ट्रीटी से, अनाउंस कर दिया था यूएस ने। क्यों? उसने कहा था, रसिया पे आरोप लगाए थे कि रसिया क्या है, इस ट्रीटी का वॉयलेशन कर रहा है फॉर इन वेरियस वेज ऑफ द ईयर्स, फॉर द ईयर्स, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से इसका वॉयलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है इस ट्रीटी का, इसलिए अनाउंस किया यूएस ने। तो इस वजह से जब रसिया ने क्या है, रसिया ने भी अनाउंस कर दिया इस ट्रीटी को छोड़ने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यूएस ने कर दिया, तो रसिया ने भी इसलिए मूव लिया। कि रसिया ने ऐसा मूव क्यों लिया कि इस अनाउंस किया? रसिया का मानना है, रसिया मॉस्को का मतलब है जी, हाँ रसिया मॉस्को, क्योंकि रसिया की कैपिटल है ना, तो रसिया का मानना है कि यूएस ने तो विदड्रॉ कर चुका है, तो यूएस की तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस ट्रीटी पे। लेकिन यूएस के जो अलाइज हैं यूरोप कंट्रीज़, तो यूएस क्या है, यूरोपियन कंट्रीज से बोलेगा कि वो रसिया की टेरिटरी पे स्पाई करें, और स्पाई करके यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रसिया को डेटा दे सकती हैं, मतलब यूएस को डेटा दे सकती हैं, रसिया का जो डेटा कलेक्ट करेंगी यूरोपियन कंट्रीज, समझे? मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ तो अभी मेंबर हैं इसकी, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या है, रशियन टेरिटरी पे स्पाई करके और डेटा दे सकती हैं यूएस को, अमेरिका को। तो इसलिए रसिया ने ये आरोप लगाया, इसलिए अनाउंस किया विदड्रॉ करने का। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारी, यूके अर्जित चाइना टू ग्रांट यूएन एक्सेस टू जिनजियांग। ये क्या न्यूज़ है जी? अभी यूनाइटेड किंगडम है ना, उसने अपील की है चाइना से, अर्ज का मतलब होता है जी अपील करना एक तरह से, कि वो यूएन को, यूनाइटेड नेशन को आने दे जिनजियांग प्रोविंस में, और वो इंस्पेक्ट करें, मतलब जांच करें कि जो उइगर मुस्लिम हो रहते हैं जी यहाँ पे, उन्हें बोलते हैं, ये देखो आप यहाँ पे, ये उइघुर उइघर या उइघर मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी पीपल हैं चाइना में, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उइघर, कि उनके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन तो नहीं हो रहा है, उनकी जांच करने के लिए। उसने क्यों बोला यूके ने? क्योंकि यूके ने ना अभी रिसेंटली जो चाइना से इंपोर्ट आता था उस पे ना कंट्रोल कर दिया था, लिमिट लगा दी थी, उसे रोक दिया था यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। क्यों? उसने कहा था चाइना अपने नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है, ये चाइना जी जैसे आपका, ये इसका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, इसमें क्या है, उइगर मुस्लिम रहते हैं, तो इनको फोर्स लेबर की तरह यूज करता है, मतलब बंधुआ मजदूर, बंधक मजदूर,
फोर्स लेबर कौन सी होती है, क्यों कब क्या होते हैं, मान लो कोई इससे काम करा रहा है किसी पर्सन से और उसे पूरे पैसे नहीं दे रहा, कंप्लीट वेज नहीं दे रहा, तो उसे फोर्स लेबर माना जाता है। या फिर इसकी विश के अगेंस्ट काम कराया जा रहा है, इसकी इच्छा के अगेंस्ट काम कराया जा रहा है इससे, तो भी फोर्स लेबर है। तो ये बहुत सारी कैटेगरी होती हैं ऐसी। तो यूके ने यही कहा है कि जो चाइना है, जो मुस्लिम उइगर है कम्युनिटी है, इससे क्या है फोर्स लेबर की तरह काम कराता है यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में, और एज ए स्लेव लेबर रखता है, मतलब गुलाम की तरह रखता है। और फोर्स स्टेरिलाइजेशन करता है, मतलब उनका मतलब ज़बरदस्ती उनके क्या है नसबंदी कर देता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है नसबंदी, ताकि वो पॉपुलेशन उनकी आगे ना बढ़ सके। दूसरा, इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है इस रीजन में। उइगर कौन है? उइगर देखो जी, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज मैं बता चुका हूँ। और ये क्या है, चाइना की नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में रहते हैं। प्रोविंस चाइना में स्टेट को ही बोलते हैं, राज्य को। जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं। ये क्या है, टर्की में जो पीपल है उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। दे क्लेम क्लोजर एथनिकटीज टू टर्की, जो टर्की के पीपल हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उनसे ज़्यादा मिलते हैं। चाइना क्यों टारगेट करता है इन्हें? चाइना टारगेट इसलिए करता है क्योंकि चाइना में ये जिनजियांग रीजन एक ऑटोनोमस रीजन है, मतलब इसको स्वायत्तता प्रदान है, ये अपने आप लॉ बना सकता है ये रीजन, जो जिनजियांग रीजन है। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स। और क्या है, ये 8 कंट्रीज से बॉर्डर लगाता है जिनजियांग रीजन, जिनमें से इंडिया भी है, पाकिस्तान, रसिया, अफगानिस्तान, इनके साथ भी बॉर्डर लगाता है। तो चाइना को क्या परेशानी है? चाइना को परेशानी ये है जी, कुछ कुछ फ्यू डिकेड पहले, मतलब कि डिकेड का मतलब हो जाए 10 साल को बोलते हैं, कुछ दशक पहले क्या हुआ था कि इकोनॉमिक के क्या हुआ था यहाँ पे, चाइना ने ना हान चाइनीज़ के लोग, मेजोरिटी लोग हैं जो यहाँ पे चाइना में, ये चाइना में एक कम्युनिटी है जी, जो हान चाइनीज़ लोग हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और बहुत सारे लोग जो जिनजियांग प्रोविंस है आपकी चाइना में, ये जिनजियांग प्रोविंस में आ गए थे। तो ये क्या है, जो उइगर मुस्लिम जो जॉब करते थे उनकी जॉब इन्होंने ले ली, जो क्या है बेटर जॉब थी हान चाइनीज़ लोगों ने ले ली। और अब उइगर जो मुस्लिम थे उनके लिए जॉब ही नहीं बची वहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या है, इनकी लाइवलीहुड खतरे में आ गई, जीवन यापन उइगर मुस्लिम का। उसकी वजह से 2019 में यहाँ पे रियोट्स हुए, दंगे प्रसाद हुए, जिसकी वजह से 200 पीपल, कम से कम 200 पीपल यहाँ पे मर गए। और मोस्टली जो हान चाइनीज़ थे उन्होंने क्या है, इस रीजन में पूरा कब्जा कर लिया, इसकी कैपिटल पे, जो जिनजियांग रीजन है उसकी कैपिटल पे, जिसका नाम है उरुमकी। तो यहाँ पे वायलेंट एक्सीडेंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से क्या है, जब रियोट्स हुए थे तो चाइना क्या कहता है, अब बीजिंग कहता है, चाइना, बीजिंग मतलब चाइना, चाइना की कैपिटल है ना बीजिंग, तो वो क्या कहता है कि जो उइगर मुस्लिम है ना, उइगर मुस्लिम कम्युनिटी, ये ग्रुप क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है बनाना चाहती है। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब अलग कंट्री बनाना चाहती है चाइना से, इसलिए वो क्या है इनको कंट्रोल करता है। और कहता है कि जो ये क्या है मुस्लिम कम्युनिटी है उइगर, तो पाकिस्तान से भी यहाँ इसकी बॉर्डर लगता है। तो पाकिस्तान क्या है, रिलीजन के बेस से इसका सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है इसको प्रमोट कर सकता है। तो ये कहता है चाइना। और दूसरा क्या कहता है, ये बोलता है जी इसे डाउट होता है, चाइना को हमेशा सस्पेक्ट रहता है इस इंटायर कम्युनिटी पे, ताकि ये क्या है अपने अलग उग्र आइडेंटिटी जो इनकी है, अलग स्टेट की डिमांड ना करें, ताकि चाइना से अलग ना हो, अलग कंट्री की डिमांड ना करें। ये चाइना ये सारे रीज़न देता है। तो इस न्यूज़ में यही था। आपको क्या याद करना है इसमें, उइगर मुस्लिम किससे रिलेटेड है, कौन सी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है चाइना में है, और टर्की से ज़्यादा मेल खाते लोग हैं ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट हमारा G7 समिट से। G7 समिट अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है उसमें ये समिट होने वाला है, जिसने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इनवाइट किया है G7 समिट में एज ए गेस्ट के रूप में। याद रखना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इसके मेंबर नहीं है G7 के। G7 में सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्री कौन कौन सी वो मैं बताऊँगा। G7 से पहले ये G8 हुआ करता था, मतलब G7 की कंट्री, और एक रसिया हुआ करता था, रसिया। लेकिन रसिया क्या है 2014 में उसने क्या है क्रीमिया को हड़प लिया था। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन एक कंट्री है जी रसिया के पास, उसमें क्रीमिया एक उसकी प्रोविंस थी, उसको हड़प लिया। तो तब से क्या है कि ये G8 से निकाल दिया रसिया, और फिर ये G7 रह गया, 7 कंट्री रह गई ये किस लिए काम करती हैं, ताकि इंडस्ट्रियल जो नेशन है सारे ये इनकी इकोनॉमिक
प्रॉस्पेरिटी हो सके और जो इकोनॉमिक इशू आते हैं इंटरनेशनली उनको हैंडल किया जा सके, इसलिए काम करती है। इस समिट में जो है 7 कंट्री कौन कौन सी हैं, एक तो कनाडा हो गई आपकी, एक यूएस हो गई, ये दोनों कंट्री एक साथ आती हैं। याद करने की टैक्टिक बता रहा हूँ आपको, यूएस और कनाडा दोनों एक साथ हैं। और एक आपकी जापान पूरे यहाँ पे एशिया में 3 हो गई। और 4 कंट्री किसकी हैं, यूरोपियन यूनियन की, मतलब यूरोप की कंट्री हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट की। कौन कौन सी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये 7 कंट्रियाँ भी 7 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। ये सब कुछ इसमें ये लिखा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू क्या है उन पे ये डिस्कस करते हैं। G7 का जब भी समिट होता है, समिट का मतलब मीटिंग होती है जी इनकी, मीटिंग में ये क्या इकोनॉमिक इशू आ रहे हैं, क्या ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे चर्चा होती है इनकी। अब G7, ये G8 से G7 कैसे बना मैं बता चुका हूँ, रसिया ने क्या किया था वो सब कुछ इसमें वही लिखा है। ये आपका देखो, रशियन प्रेसिडेंट ने क्या किया था, यूक्रेन के जो एक प्रोविंस है क्रीमिया, 2014 में 2014 में उसको कन्क्वेयर कर लिया था अपने, क्या है उसको फोर्सफुली रसिया में मिला लिया था। इस वजह से G8 G7 बना, क्योंकि G8 ने रसिया को बाहर निकाल दिया और फिर G7 रह गया ये। बस यही लिखा है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी हमारी, इंडिया होम टू बोथ स्पीसीज ऑफ रेड पांडा। इससे पहले क्या माना जाता था कि जो रेड पांडा एक एनिमल है जी, एनिमल रेड पांडा, दिखाऊंगा मैं कैसा है कैसा नहीं, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी न्यूज़ क्या है, माना जाता था जो रेड पांडा है उसकी सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन अभी उसकी दूसरी स्पीसीज मिली है, तो वो दोनों इंडिया में मिलती हैं। ये कहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी, ये एक एजेंसी है, एक संस्था है इंडिया की। ये 1916 में बनाई गई थी, आज़ादी से पहले की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है जी, तो ये याद रखना है। 1916 से पहले मतलब आज़ादी से पहले बनाई गई थी 1916 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है जी, ये याद रखना आपको। तो इसने अभी 2 स्पीसीज़ खोजी हैं, दूसरी स्पीसीज़ उसका नाम है हिमालयन रेड पांडा और है जी चाइनीज़ रेड पांडा। ये 2 स्पीसीज़ मिलती हैं रेड पांडा की। अब इसके बारे में थोड़ा बढ़ते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग रिवर है उसके आसपास मिले हैं रेड पांडा, वहाँ रहता है। और ये याद रखना है आपको, इंडिया में ईस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है रेड पांडा। ईस्टर्न हिमालयाज़ मतलब कि जैसे हमारा ये इंडिया है ना जी, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ईस्टर्न हिमालयाज़, यहाँ पे मिलता है रेड पांडा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चाइना में मिलता है, चाइना पे यहाँ साउथ वेस्ट व वेस्टर्न चाइना में मिलता है ये चाइनीज़ रेड पांडा। तो देखो ये 2020 तक यही समझा जाता था कि रेड पांडा मोनोटिपिक स्पीसीज है। मोनोटिपिक का मतलब सिर्फ एक ही वैरायटी पाई जाती है, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल वैरायटी पाई जाती है स्पीसीज की इसकी। लेकिन अभी दूसरी वैरायटी भी मिली है इसकी। और जो रेड पांडा है एक इंडिकेटर स्पीसीज है, जो क्या है इकोलॉजिकल चेंज को बताता है। इंडिकेटर स्पीसीज वो होते हैं जैसे कोई वातावरण में या इकोलॉजी में कोई चेंज आने वाला है उसको बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब सांकेतिक स्पीसीज है ये। जैसे मान लो बारिश होने वाली है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं ना, उनकी वजह से उनमें क्या है कुछ एक्टिविटी हो जाती है, उन एनिमल्स में एक्टिविटी करते हैं जिनकी वजह से पता लग जाता है कि हाँ अब रेनफॉल होने वाला है, बारिश होने वाली है, तो उन्हीं को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। तो ये भी रेड पांडा क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज है। ये बहुत ही शाही है, शर्मीला है जी, ये शर्मीला प्राणी है और सॉलिटरी है, अकेला रहता है ये। और एर्बोरियल एनिमल है। एर्बोरियल एनिमल बोलते हैं जो वृक्षवासी, मतलब जो वृक्ष पे पेड़ पे रहते हैं जो। और ये क्या है, बम्बू खाता है, फीड्स ऑन बम्बू, बांस खा के गुजारा करता है जी अपना ये। और जो ह्यूमन प्रेजेंस है उससे अवॉइड करता है, मतलब जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, आदमी रहते हैं, वहाँ पे नहीं रहता क्योंकि शर्मीला है, शर्माता है। अब इसे देखते हैं जी कैसा होता है ये। पहले ये देखो, पहले आप रेड पांडा एक मैमल से, मैमल स्पीसीज है जो ईस्टर्न हिमालयाज और साउथ वेस्टर्न चाइना में मिलता है, मैं बता चुका हूँ। और मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। मैमल्स उन प्राणियों को बोलते हैं, उन क्या है स्पीसीज को बोलते हैं जिनमें एक तो क्या है जो होते हैं वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब होता है जी जिनमें स्पाइनल कोड होती है। स्पाइनल कोड का मतलब है रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है। और दूसरा होता है जी जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका खून गर्म होता है। तीसरा होता है जी जो क्या है बेबी प्रोड्यूस करते हों, अंडे ना देते हों, सीधा बच्चे देते हों। चौथा जी जो मिल्क भी प्रोड्यूस करते हों, अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हों।
अब जैसे ये मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या मैमल है? हाँ जी, आदमी मैमल है, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है, वर्टेब्रेट भी है, वार्म ब्लड है, गर्म खून है, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी, अंडे नहीं देते, बेबी होते हैं ना डायरेक्ट, और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी, माताएं दूध वगैरह भी पिलाती हैं, तो दूध भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो आदमी भी मैमल्स है। क्या डॉग मैमल्स है? डॉग, हाँ जी, डॉग भी मैमल्स है बिल्कुल। मुर्गी मैमल्स है? हैन, मुर्गी मैमल्स नहीं है क्योंकि वो अंडे देती है, एग, समझे? तो ये आप डिफाइन कर सकते हो मैमल्स को। अब रेड पांडा दिखता कैसा है जी? ये देखो, ये जी प्यारा सा आपका रेड पांडा, बहुत शर्मीला होता है, साई साई होता है, ये शर्माता है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN मैंने अपने एक लेक्चर में कराया हुआ था जी, 5 मिनट का लेक्चर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो वो लेक्चर IUCN के बारे में, उसमें साइट्स के बारे में भी बताया है, और आपका एक CMS ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस कन्वेंशन है, इसके बारे में भी, तीनों के बारे में 5 मिनट का लेक्चर है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, ये याद रखना आपको। और इसके थ्रेट क्या है, मतलब इसके हम खतरा किस किस चीज़ से है? एक तो इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब इसके जहाँ पे रहता है उसका वो ख़त्म हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, पोचिंग हो रही है, मतलब हंटिंग होती है, इसकी शिकार कर लेते हैं, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, ये सारे इसके थ्रेट हैं, खतरे हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या है, ये क्या है, डेस्पाइट इट्स नेम इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू जाइंट पांडा, मतलब इसके नेम के बाद भी ये जाइंट पांडा है जी, जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये याद रखना आपको, जो रेड पांडा है उसकी 2 स्पीसीज़ मिलती हैं, चाइनीज़ और आपकी हिमालयन रेड पांडा। इससे यही थी न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, हमारी सक्षम। सक्षम क्या है? सक्षम ए मंथ लॉन्ग कैंपेन फॉर कंज्यूमर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लॉन्च। ये कैंपेन मतलब अभियान लॉन्च किया है जी, सक्षम, सक्षम नाम से। किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया। उसके अंदर एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये इसने लॉन्च किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो फॉसिल्स फ्यूल्स है उसका जो यूज है वो रिड्यूस किया जा सके, घटाया जा सके। फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं जी, जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल या डीजल, या आपका कोल हो गया, कोयला हो गया, या फिर आपका नेचुरल गैस हो गई, तो ये सारे फॉसिल्स फ्यूल में आते हैं। क्यों? क्योंकि जी ये बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है इनसे, कार्बन इमिशन मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूटिव जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो हार्मफुल गैस होती हैं बहुत ज़्यादा इमिट होती हैं, इनसे इमिशन होता है, तो इसकी वजह से इन्हें फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये कैंपेन सक्षम, जो सक्षम कैंपेन है वो इसलिए चलाया है क्योंकि इसका यूज है फॉसिल फ्यूल का, वो रिड्यूस किया जा सके, घटाया जा सके। ये देखो थोड़ा इसके बारे में जान देते हैं। देखो ये इसलिए ताकि कैंपेन सेल हाईलाइट द एडवर्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट। जो कार्बन के निकलने से, पॉल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल, हानिकारक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है ना हेल्थ पे, मानव की हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे, उसको हाईलाइट किया जाएगा इस कैंपेन में, अभियान में, कि कार्बन के इमिशन से कितना खतरा होता है इन्वायरमेंट को भी और ह्यूमंस को भी। ये सक्षम का प्लान है जो यही है जी, जो क्लीनर फ्यूल है उनकी तरफ मूव करना है, मतलब जो हमारे जैसे सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, मतलब बिजली से चलने वाले वाहन, जैसे इलेक्ट्रिक कार हो गई, बाइक हो गई इलेक्ट्रिक, तो ये सारे अडॉप्ट करने हैं। इसमें यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने 7 की ड्राइवर्स दिए थे, मतलब 7 बातें बताई थी जिनकी तरफ मूव करना है इसमें, जो क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करेंगी। उनमें 7 क्या थी ये चीज़ें? फर्स्ट तो थी जी मूविंग टूवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है गैस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। क्लीनर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल का जो यूज है, प्रयोग है, वो क्लीनर रूप से होना चाहिए। ग्रेटर रिलायंस ऑन डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू ड्राइव बायोफ्यूल्स, मतलब जो बायोफ्यूल्स हैं उन पे ग्रेटर मतलब ज़्यादा निर्भर हमें बायोफ्यूल्स पे होना है, ताकि जो ये बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ये इमिशन कम होता है इनसे, बहुत ही लेस, ना के बराबर कार्बन इमिशन। दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करना, हासिल करना, जैसे सोलर एनर्जी के लिए टारगेट सेट किया है, विंड एनर्जी के लिए, तो इनको हासिल करना, अचीव करना। दूसरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका यूज बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट क्या है जी, जो क्लीनर फ्यूल है लाइक हाइड्रोजन वगैरह का जो इंक्रीज़ बढ़ाना, इंक्रीज़ करना यूज
उनका जो प्रयोग है हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को ईंधन की तरह यूज किया जा सके, इनको बढ़ावा देना, प्रमोट करना। नेक्स्ट है जी जो डिजिटल इनोवेशन है अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम, इसको प्रमोट करना। तो ये सब है इसके बारे में। आज की न्यूज़ इतनी थी जी। आज का न्यूज़ सेक्शन हमारा ख़त्म होता है। अब करेंगे न्यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर पे होंगे, कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन पे होंगे। तो आप तैयार हैं? तैयार है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा, ये मैंने कल करंट अफेयर में कराया था आपको अच्छे से। ये बताना है गावी गंधेश्वर टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, जो गावी गंधेश्वर टेम्पल है कहाँ पे है? ये आंध्रा में, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। इसका ऑप्शन है जी डी, कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में क्यों, ये अभी क्यों न्यूज़ में था, मैंने पूरा डिटेल में समझाया जी कल के लेक्चर में। आपने नहीं देखा है तो कल का लेक्चर देखिए। इसमें एक सूर्य क्या है कि एक सज्जना नाम से एक इवेंट होता है, वो नहीं हुआ था, जिससे क्या है ये शिव मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है, उस पे क्या है 10 मिनट सनलाइट पड़ती है एक साल में, सिर्फ 10 मिनट। तो ये इस बार नहीं लाइट पड़ी थी क्लाउड की वजह से, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। पूरा डिटेल में मैंने समझाया, आप देख सकते हो कल का लेक्चर 18 तारीख का, 18 जनवरी का। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUCN स्टेटस फॉर रेड पांडा इज, मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें रेड पांडा का स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वर्नेबल है, लिस्ट कंसर्न है। अभी कराया जी मैंने, बताओ। बिल्कुल सही जवाब ए, हाँ जी एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है रिसेंटली चाइना एंड नेपाल अनाउंस्ड दैट माउंट एवरेस्ट हैज़ ग्रोन बाई 86 सेंटीमीटर, दिस इज़ ड्यू टू। अभी आपको न्यूज़ में मैंने भी पढ़ाया था आपको, चाइना और नेपाल ने अनाउंस किया है कि माउंट एवरेस्ट है जो, वो 86 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई है, हाइट इंक्रीज़ हो गई है। वो किस कारण से इंक्रीज़ हुई है ये बताना आपको, रीज़न बताना है। फर्स्ट मैसिव अर्थक्वेक्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से, या दोनों ABC, या कोई सा भी नहीं। इसका सही जवाब है जी बी, प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ी है। क्या है कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, जो आपकी इंडियन प्लेट है और आपकी यूरेशियन प्लेट है। जैसे ये इंडिया है जी आपका, और ये यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, और यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन की वजह से क्या है, ये कोलिजन की वजह से क्या है, इसकी हाइट बढ़ी है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो ये इसका रीज़न है बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर। मैंने इसको आपको 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से फॉरेस्ट फायर को कराया है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ये बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, करेक्ट बताना जी आपको करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है जी हिमाचल प्रदेश फ्रिक्वेंटली विटनेस फॉरेस्ट फायर्स ड्यूरिंग ड्राई वेदर कंडीशन। ये कह रहा है जी हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर कंडीशन होता है, जब सूखा पड़ती है तो क्या है कि फॉरेस्ट फायर कॉमन है, वहाँ पे जंगलों में आग लगती ही लगती है। फॉरेस्ट फायर अकर मोस्ट कॉमनली इन चीर पाइन फॉरेस्ट। ये चीर पाइन एक पेड़ का नाम है जी, ट्री का नाम। ये चीर पाइन फॉरेस्ट है जो जंगल है उसमें कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, अधिकतर उसमें लगती है फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है। थर्ड बोल रहा है जी फॉरेस्ट फायर इंक्रीजेज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये कह रहा है जी जो जब फॉरेस्ट फायर लगती है जंगलों में आग, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा सही है जी, बताओ। ऑल 1 3 2 3 या 1 2। देखो जी थर्ड इसका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉइल इरोजन इसमें कह रहा है घटता है, इसे बचाता है, घटता नहीं है जी, बचाता नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट फायर से क्या है सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है। और तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जहाँ जहाँ 3 है वो काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऑप्शन डी बचेगा आपका करेक्ट आंसर। वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के कारण क्या है, किस वजह से जंगलों में आग लगती है, ये बताना है। ये मैंने अच्छे से कराया था जी आपको करंट अफेयर में, गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है लाइटनिंग, रबिंग ऑफ ड्राई बैम्बूज विद ईच अदर। मतलब फर्स्ट है जी बिजली पड़ना, जो बिजली पड़ती है ना आसमान से। दूसरा है जी जो ड्राई बम्बू सूखे बांस होते हैं उसकी रगड़ होती है, घर्षण होता है आपस में, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। थर्ड है ड्राई पाइन नीडल्स और लीव्स फॉलिंग ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स। जो ड्राई पाइन नीडल्स होती हैं, आपका जो पाइन पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, वो इलेक्ट्रिक पोल पे जैसे गिरते हैं तो उनसे आग लग जाती है।
तो ये बताना सही करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल। देखो जी तीनों ही करेक्ट हैं जी, लाइटनिंग से भी लग जाती है, डाई बम्बू के रबिंग होने से भी, और इलेक्ट्रिक पोल की वजह से भी लग जाती है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हमारा जनरल डेटा प्रोटेक्शन। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज़ ए लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। ये एक लॉ है जी जो डेटा प्रोटेक्शन पे, मतलब जो डेटा है उसको संरक्षित करने और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने पे है। तो ये किसका है, कौन सी कंट्री का है, ये बताना आपको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, चाइना का है, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन का है, या ऑस्ट्रेलिया का है। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, यूरोपियन यूनियन। ये एक ऐसा लॉ है जी जिसमें यूरोपियन यूनियन का लॉ है कि आपको पता होगा व्हाट्सअप है जो, और फेसबुक, ये दोनों एक ही मालिक की कंपनी है, व्हाट्सअप और फेसबुक, जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये नाम है जी इसका, जो इनका ओनर है, मालिक है। तो यूरोपियन यूनियन का ये जो लॉ है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये कहता है कि व्हाट्सअप का जो डेटा है, व्हाट्सअप भले ही दोनों एक ही मालिक की कंपनी है, लेकिन व्हाट्सअप का जो डेटा है वो फेसबुक को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा दूसरी कंपनी को, ये लॉ ये बोलता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में था काफ़ी दिन पहले भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी हमारा, आपको बताना है वैनगार्ड बैंक एंड स्कारबोरो सोल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन। ये वैनगार्ड बैंक और स्कारबोरो सोल कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। ये वैनगार्ड बैंक कोई बैंक पैसे देने वाला बैंक नहीं है जी, ये बैंक वो जी जो समुद्र के किनारे को बैंक बोलते हैं, वो वाला बैंक है। मतलब ये एक आइलैंड है, आइलैंड। तो ये कहाँ पे ये बताना। और स्कारबोरो सोल है, ये भी आइलैंड है। सोल भी किनारे को ही बोलते हैं, फ़र्क कितना होता है। ये भी क्या है बैंक सोल, जो क्या है, जो अनकंसोलिडेटेड जो पार्टिकल होते हैं उनसे जम के बनता है। ये रिवर द्वारा या फिर ओशंस द्वारा जो पार्टिकल लाए जाते हैं उनसे जम के, मान लो वो कंसोलिडेट हो जाते हैं और उनसे आइलैंड बन जाता है, इसलिए सोल बोलते हैं, सोल सोल। तो ये बताना कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी में, कैस्पियन सी में, साउथ चाइना सी, बाल्टिक सी। ये करेक्ट आंसर है जी सी, ये चाहे साउथ चाइना सी में है, स्कारबोरो सोल और वैनगार्ड बैंक। ये देखो जी, ये जी आपका स्कारबोरो सोल, ये आपका फिलीपींस कंट्री है, फिलीपींस। ये वियतनाम है, ये इधर चाइना है यहाँ पे। ये साउथ चाइना सी है आपका, ये साउथ चाइना सी है। और एक यहाँ पे पारासेल आइलैंड है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पे एक ये स्प्रेटली आइलैंड है, ये भी न्यूज़ में रहता है, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं ये सारे। और यहाँ पे कहीं वैनगार्ड बैंक है, ये भी देख लो आप, ये देखो जी, ये वैनगार्ड बैंक है, ये भी एक आइलैंड है। और आपका स्कारबोरो भी आइलैंड है। ये आपका मलेशिया, यहाँ पे ये ब्रुनेई कंट्री है। ये आपका यहाँ पे ये फिलीपींस ही है, ये वियतनाम है, ऊपर चाइना है। ये इसकी लोकेशन है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। तो मिलेंगे जी कल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो। कल मिलेंगे जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।